राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर में चुनाव प्रक्रिया को दूषित बताते हुए डीएमके शासन की आलोचना की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मुर्शिदाबाद जिला एक बार फिर राजनीतिक हिंसा का केंद्र बन गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच भाजपा के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की सियासत में धर्म और अस्तित्व का मुद्दा छेड़ दिया है। तमिलनाडु का 2026 का विधानसभा चुनाव राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक युगांतरकारी मोड़ के रूप में दर्ज होने जा रहा है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस लोकतांत्रिक उत्सव में आम जनता के साथ साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज सितारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर राज्य की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अत्यधिक अज्ञानता का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान के खिलाफ भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग का रुख किया है। इसे प्रधानमंत्री पद का अपमान बताते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तेजस करिया ने एक जनहित याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है और अब इस क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 4 देशों में शामिल है। भाजपा नेता नितिन नबीन ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के खिलाफ जाना है। नई दिल्ली करोलबाग जोन के 4 डीसी का तबादला इन 2 वर्षों के अंदर हो चुका है और 5वें डीसी के रूप में आईएएस दिलखुश मीणा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अभी चंद दिन पहले विभिन्न आरोपों में घिरे करोलबाग जोन निगम भवन निर्माण विभाग के ईई तरुण शंकर आर्य का भी तबादला कर दिया गया है। लेकिन वर्षों से मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगमों में तैनात एई का तबादला नहीं किए जाने के कारण जमीनी स्तर पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डीआईडी न्यूज, नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम भी लगातार अवैध निर्माण की सूची के साथ प्लॉटों पर जारी अवैध निर्माण की तस्वीरों के साथ लगातार समाचार प्रकाशित कर दिल्ली की मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, मेयर दिल्ली नगर निगम, कमिश्नर एमसीडी, अध्यक्षा स्थायी समिति सहित वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींचने का लगातार प्रयास कर रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिल्ली प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मोतीनगर विधानसभा के तीनों नगर निगम क्षेत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण। पूर्व ईई तरुण शंकर आर्य व उनसे पूर्व आए अधिशासी अभियंताओं के अंतर्गत लगातार अवैध निर्माण पाए जाने पर एमसीडी अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए गए, बुकिंग की गई, लेकिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई का कोई नामो निशान नहीं दिखा। साफ था कि कार्रवाई का डर दिखाकर निर्माणकर्ता पक्ष से रिश्वत का भोग लगाया गया और बुकिंग रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजकर कागजी कार्रवाई को अमली जामा पहना दिया गया। इस ढीलेपन का नतीजा है कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर, फर्नीचर ब्लॉक कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र में लगातार जारी अवैध निर्माण और अतिक्रमण न केवल फले और फूले बल्कि अन्य अवैध गतिविधियों के प्रशय का कारण भी बन रहे हैं। जहां एक और मार्केट में प्रतिबंधित पॉलिश कटिंग के कारण उत्पन्न जानलेवा प्रदूषण को लेकर विभाग द्वारा सीलिंग और चालान किया जाता रहा, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे प्लॉटों पर रातों रात खड़ी की गई इमारतों में रात के अंधेरे में खुलेआम यह प्रदूषक काम जारी है। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम द्वारा लगातार सभी मुद्दों को उठाया जाता रहा। नतीजतन अवैध निर्माण, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार को प्रशय देने के कारण ईई भवन तरुण शंकर आर्य का करोलबाग जोन से तबादला किया गया, जिनके उपरांत जोन की जिम्मेदारी ईई केआर मीणा को सौंपी गई है।
चर्चा है कि करोल बाग के नए डीसी दिलखुश मीणा आईएएस अधिकारी हैं और ईई भवन केआर मीणा के सहयोग से करोल बाग जोन के ऊपर जो भ्रष्टाचार के बदनुमा दाग वर्षों से लगते रहे हैं उसे हटाने का कार्य ये दोनों अधिकारी करेंगे। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम के दिल्ली न्यूज चीफ ललित सुमन ने एक विशेष इंटरव्यू में सेंट्रल जिला विकास समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हरीश खुराना से भी क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें भ्रष्टाचार, माफिया तत्व और प्रदूषण का मुद्दा भी शामिल रहा, जिसे जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। आप बने रहें राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम के साथ नेशनल टीवी चैनल एसटी संगम पर। दिल्ली नगर निगम में महापौर, उप महापौर एवं स्थायी समिति के 2 सदस्यों के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। यह घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी आधिकारिक पत्र के माध्यम से की गई। जारी सूचना के अनुसार महापौर पद के लिए रोहिणी ई वार्ड संख्या 53 से पार्षद प्रवेश वाही को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं उप महापौर पद के लिए आनंद विहार वार्ड संख्या 206 से पार्षद मोनिका पंत को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थायी समिति सदस्य एवं नेता सदन पद के लिए बेगमपुर वार्ड संख्या 27 से जय भगवान यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि स्थायी समिति सदस्य पद के लिए पहाड़गंज वार्ड संख्या 82 से मनीष चड्ढा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार जारी इस सूची को आगामी नगर निगम चुनाव प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नामों की घोषणा के साथ ही निगम की सत्ता संरचना को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार घोषित प्रत्याशी संगठन के सक्रिय और अनुभवी प्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से नगर निगम में प्रभावी प्रशासन और विकास कार्यों को गति देने का लक्ष्य रखा गया है। एलपीजी सप्लाई की स्थिति को लेकर सरकार ने प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई और राहत उपाय किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 2600 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 285 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारी सुजाता शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। पेट्रोलियम विभाग के अधिकारियों के अनुसार 3 अप्रैल से अब तक 8200 कैंप लगाए जा चुके हैं। इन कैंपों के माध्यम से आम नागरिकों को 5 किलो के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री की जा रही है, ताकि लोगों को रसोई गैस की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार प्रवर्तन हेतु लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में 2600 से अधिक रेड एजेंसियों ने की, जिसमें 285 सिलेंडरों को जब्त किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे जो भी इंपोर्ट उस एरिया से, उस रीजन से हो रहे थे, दे आर अफेक्टेड। बट जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, भारत सरकार का ये प्रयत्न रहा है कि देश के लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल हैं। कल भी 52 लाख से अधिक घरों को एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है। बुकिंग पहले से अब कम हुई है, लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रति रोज बुकिंग हो रही है। और जो हमारा डीएसी या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है, उसके साथ लगभग 94% डिलीवरी की जा रही है। इसका महत्व ये है कि इससे डाइवर्जन को रोकने में काफ़ी मदद मिल रही है। कमर्शियल एलपीजी 70% पर है और अप्रैल के महीने में अब तक 1,40,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। और ये सेल मुख्यतः रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग, एग्रीकल्चर एटसेट्रा को की गई है। इसके अलावा कल लगभग 8,483 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अवेयरनेस कैंप लगा रही हैं और 3 अप्रैल से अब तक लगभग 8,200 से अधिक अवेयरनेस कैंप लगाए जा चुके हैं। और इन कैंप्स के अंदर भी 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो रही है और अब तक 1,27,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल इन कैंप्स के माध्यम से की गई है। इसके अलावा 1 अप्रैल से लेकर अभी तक
17 लाख से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल भी लगभग 86,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कल लगभग 320 कैंप लगाए और जिसमें 7,877 5 किलो सिलेंडर्स की सेल की गई। नेचुरल गैस के संबंध में पीएनजी को, जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार का फोकस है और इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मार्च से लेकर अब तक 5,18,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैस सप्लाई चालू की गई है। इसके अलावा 2,58,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो इसका ये आंकड़ा लगभग 7,76,000 होता है। इसके अलावा 5,87,000 ऐसे कस्टमर्स हैं जो पीएनजी के लिए नए रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा 41,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। रिटेल के संबंध में मैं ये जोर देकर बताना चाहूंगी कि हमारे पेट्रोल पंप्स पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई पर्याप्त है, परंतु इसके बावजूद कुछ ऐसे इंस्टेंस हमारे सामने आ रहे हैं जहां पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और ये भी मैं ये बताना चाहूंगी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। इसी तरह हमारे यहाँ रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और क्रूड इन्वेंटरीज भी मेंटेन्ड हैं। जैसा आप जानते हैं कि जब एलपीजी का सप्लाई अफेक्ट हुआ तो डोमेस्टिक सेक्टर को रैशनलाइज करने के लिए कमर्शियल और बल्क में कुछ कटौती की गई, परंतु सप्लाई चेन्स को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार के एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन के बाद C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सप्लाई फार्मा और केमिकल कंपनीज के लिए भी रिस्टोर की गई है और कल तक 9 अप्रैल से लेकर कल तक कम से कम 6,300 टन प्रोपिलीन की सेल हुई है। इसी तरह एनफोर्समेंट एक्शन भी जारी है ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की सभी एक्टिविटीज को कर्ब किया जा सके और कल लगभग 2,600 रेड हुई और 285 सिलेंडर्स भी सीज हुए हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का क्रय करें। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण के मतदान का उल्लेख करते हुए सभी मतदाताओं का अभिनंदन किया और नए मतदान रिकॉर्ड बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नादिया को भक्ति, शक्ति और क्रांति की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि इस धरती पर परिवर्तन की आहट साफ महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृष्णानगर में भय पर भरोसे की जीत का विश्वास दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने बंगाल की महिलाओं के लिए 10 गारंटियों का ऐलान किया और भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास को दोगुनी रफ्तार देगी। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। आज तमिलनाडु में भी मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाता साथियों का अभिनंदन करता हूं। मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है, इस बार मतदान के नए रिकॉर्ड बनने चाहिए। साथियों,
नादिया ये भक्ति की धरती है। शक्ति, क्रांति और संस्कृति की ये धरती है। और आज इस धरती पर मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। कृष्णा नगर में आज भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। आज मैं बंगाल की बहनों को 10 गारंटी देता हूं। पहली गारंटी, बंगाल में बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हर ब्लॉक में महिला थाने बनेंगे और सड़क पर सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते बनाए जाएंगे। दूसरी गारंटी, बंगाल पुलिस में बेटियों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। तीसरी गारंटी, बंगाल बीजेपी के मातृशक्ति भरोसा कार्ड से 1 साल में 36,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। चौथी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार बेटियों को ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपये की मदद देगी। पांचवी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार गर्भवती माताओं को 21,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। छठी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार शिशुओं के बेहतर पोषण के लिए 36,000 रुपये अतिरिक्त देने वाली है। सातवीं गारंटी, सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। आठवीं गारंटी, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन दिया जाएगा और उसकी गारंटी मोदी देगा। 9वीं गारंटी, बंगाल की करोड़ों बहनों बेटियों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 10वीं गारंटी, पीएम आवास योजना के तहत बंगाल के गरीब परिवारों की बहनों के नाम पर घर की रजिस्ट्री होगी, मालकिन का हक बहनों को मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डबल इंजन सरकार डबल तेजी से बंगाल का विकास करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को लखनऊ में प्रस्तावित उत्तर क्षेत्रीय कृषि जोलन कॉन्फ्रेंस की औपचारिक जानकारी और तैयारियों को साझा करने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जोनल कॉन्फ्रेंस 2026 से संबंधित विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के कृषि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी और यह उत्तर क्षेत्रीय कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी के अनुसार इस जोलन कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री भाग लेंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और लद्दाख के
प्रशासक तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे, जिससे उत्तर भारत के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। और क्या कहा मंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने उनका संबोधन। आज जो है वो एक विशेष कार्यक्रम यहाँ कल लखनऊ में हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तर क्षेत्र का रखा गया है। भारत सरकार ने 5 कृषि मंत्रालय ने पूरे देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो उसमें से नॉर्थ जोन की ये मीटिंग कल यहाँ पर होगी, उत्तरी क्षेत्र की, जिसमें 8 राज्यों के कृषि मंत्री और उनके प्रमुख सचिव लखनऊ में आएंगे। वहाँ केवीके के उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव एफपीओज, कुछ प्रगतिशील किसान उन राज्यों के आएंगे और विचार विमर्श, एक दिवसीय यह विचार विमर्श है। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस कार्यक्रम के भीतर उपस्थित रहेंगे। तो राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी और श्री रामनाथ ठाकुर जी, ये लोग भी इस कार्यक्रम के भीतर प्रतिभाग करने वाले हैं। जो राज्य इसके भीतर प्रतिभाग करेंगे वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख और दिल्ली, ये 8 राज्य के कृषि मंत्री, उनके प्रमुख सचिव, उनके डायरेक्टर्स और वहाँ के कुछ केवीके के साइंटिस्ट, कुछ आईसीआर के रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार के सचिव और उनके एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जो सारे लोग उसके भीतर उपस्थित होंगे। चर्चा जो इसमें मुख्य रूप से होने वाली है वह कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की प्रगति, राज्यों के किसानों और केवीके स्टार्टअप, एफपीओ, नाबार्ड, बैंकों और मिल मालिकों प्रसंस्करण इकाइयों के साथ कृषि मंत्री जी चर्चा इसके भीतर करेंगे। बागवानी की संभावनाओं पर चर्चा। भारत सरकार ने इस वर्ष दलहन आत्मनिर्भरता मिशन घोषित किया है, तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की प्रगति और उसकी चर्चा की समीक्षा होगी। बीज एजेंसियों, खरीद एजेंसियों, नेफेड, एनसीएफ और मशीनीकरण, सिंचाई कंपनियों के साथ संवाद और चर्चा है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन NIMO OS पर भी इसकी प्रगति और इसकी चर्चा और इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों ने जो विशेष रूप से जिन कार्यक्रमों को अपने यहाँ चलाया है और जो किसानों के कल्याण के लिए या उनकी आमदनी की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण रहे, उनका प्रेजेंटेशन भी कुछ विषयों पर होने वाला है। उत्तर प्रदेश के भीतर जो विगत वर्षों में हम लोगों ने गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग की प्रक्रिया, इंटरक्रॉपिंग हमने शुरू कराई है और धान की सीधी बुआई, डायरेक्ट सोइंग राइस, जो DSR का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, उसको भारत सरकार ने इसको एक अच्छी पद्धति, सर्वोत्तम पद्धति मानते हुए इसको कहा है कि इससे किसानों की आमदनी में बेहतर प्रगति, उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश जो है अपनी इन 2 विषयों पर प्रेजेंटेशन वहाँ पर करेगी। इसी तरीके से पंजाब सरकार ने धान के डाइवर्सिफिकेशन पर काम किया है, तो बहुत सर्वोत्तम पद्धति माना गया है उस डाइवर्सिफिकेशन का, तो उसका भी प्रस्तुतिकरण होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली में आयोजित ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट में भाग लेकर जयपुर में प्रस्तावित आगामी मीट के लिए निवेशकों और कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अवसर राजस्थान की कृषि क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मौका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट खेती के भविष्य और बदलते परिवेश में आधुनिक तकनीकों के उपयोग की प्रतिबद्धता के साथ आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने इसे ऐसा मंच बताया जहां किसान, नीति निर्माता और निवेशक एक लक्ष्य और एक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के
सशक्त किसान समृद्ध भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए जयपुर में ग्राम 2026 का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। आज का ये अवसर राजस्थान की कृषि क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक शुभ अवसर है। ये आप जैसे सभी उद्यमियों के लिए एक सादर निमंत्रण है जो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश, नवाचार, साझेदारी के नए रास्ते तलाशेगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट राजस्थान की खेती का भविष्य और खेती को बदलते परिवेश में आधुनिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस प्रतिबद्धता के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। ये ऐसा मंच है जिसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक, नीति निर्माता सभी एक लक्ष्य के लिए एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त किसान समृद्ध भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए ग्राम 2026 का आयोजन जयपुर में हो रहा है। ये एक ऐसा मंच होगा जो किसान, शिक्षाविद, कृषि कंपनियों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा। इस मंच पर नए तरीके से कृषि और फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के विकास और किसानों के विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा कि हम लाभ की खेती कैसे बना सकते हैं, कम पानी की खेती हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी फसल है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको कैसे मार्केट में हम ले जा सकते हैं। इस मंच पर साझेदारी, निवेश के अवसरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए भी गर्व है कि राजस्थान कृषि उत्पादन में देश में कई फसलों में अग्रणी है। बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मूंग, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सोयाबीन और चना उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। अगर मसालों की बात करें तो उनमें भी हम देश में कई में पहले स्थान पर हैं। जीरे के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। ईसबगोल के उत्पादन में हम पहले नंबर हैं। मेथी, लहसुन और सौंफ के उत्पादन में दूसरे और धनिया और अजवाइन के उत्पादन में हम तीसरे पायदान पर हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा उत्पादन है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारे उत्पादन में उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ हम वही प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उनको किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिल सकता है, किसान को उस फसल को देखते हुए क्या आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं उत्पादन एक क्षेत्र में होता है लेकिन वह मंडी नहीं होती है, तो क्या हम वहां मंडी के साथ साथ कोई प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा सकते हैं। देखिए, किसान जब खेती में काम करता है तो उसके कई साइड के काम भी होते हैं। वेयर हाउस का काम होता है, डेयरी का काम होता है, पशुपालन करता है तो डेयरी का काम भी होता है, उसके साथ मछली पालन का काम भी होता है, मुर्गी पालन का काम भी होता है। जब किसान एक दूसरे काम से अगर जुड़ेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमें किसान को कैसे समृद्ध बनाना है, किसान को खेती के साथ दूसरे कार्यों से हमें कैसे जोड़ना है, तो ये भी हमें करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं, तो कृषि से संबंधित जो उद्योग लगाएं, उसकी यूनिट कैसे लग सकती है, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमी और कंपनी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं और अगर आगे और लेंगी तो उसका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। देश विदेश की कृषि क्षेत्र की अनेक कंपनियां ने इस समिट में करीब 44,000 करोड़ रुपए के 2,500 से अधिक एमओयू किए थे। अब तक 751 एमओयू पूर्ण हो चुके हैं। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। ग्राम 2026 में इसी निवेश यात्रा को और आगे ले जाने का मंच है। हमारी सरकार उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग एवं सरलीकृत नीति, पारदर्शी प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।